तो आज हम बात करने वाले हैं चीप की दावत कहानी भीष्म शाहनी का है। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1956 ईस्वी में। ठीक है, 1956 में। और यह पहला पाठ कहानी संग्रह 1957 में संकलित हुई थी। इसमें कुल 15 कहानियाँ संग्रहित है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पहला पाठ में कुल कितनी कहानियाँ संकलित है? 15 कहानियाँ। ठीक है, और चीप की दावत इसी पहला पाठ 1957 में संकलित है। ठीक है, यह साहनी जी का दूसरा कहानी संग्रह है और भीष्म साहनी का पहला कहानी संग्रह भाग्य रेखा है। ठीक है, तो इतना हम देख लें दृष्टि वाले बुक से। अब आगे हम देखेंगे कहानी को लाइन टू लाइन, पहले पढ़ेंगे फिर इसके महत्वपूर्ण तथ्य को बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, पहले कहानी को पढ़ लेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा इस PDF को अगर आपको लेना होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। चीफ की दावत कहानी भीष्म शाहनी। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और इस कहानी से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएंगी। ये कौन कह रहा है? उसकी पत्नी। थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, कौन? सामनाथ की पत्नी। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दे। दो रात भर श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएं। कौन कह रहा है? सामनाथ की पत्नी का कथन है और ये पूछा गया कथन है। ठीक है, सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। तो ये सामनाथ का कथन है। ठीक है, माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपने कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। कितने बजे आने वाले थे? 8 बजे। और ये दोनों कथन महत्वपूर्ण है। ये सामनाथ की पत्नी का है और ये वाला सामनाथ का कथन है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, और ये पूछा गया दोनों कथन। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी। तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। ये कौन कह रहा है? सामनाथ की पत्नी का कथन है। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर दरवाजा बंद कर ले और बाहर से ताला खोल दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। आगे है, सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली या भाई के घर जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। ये वाला भी कथन पूछा गया है। ठीक है, सामनाथ का कथन है, वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का नहीं था,
ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। आगे चलते हैं। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे से में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। कौन कह रहा है? सामनाथ। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। आगे, जैसा भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक इधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे। कितने लोग आने वाले थे? 8-10 मेहमान। देशी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुल्लाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारा यह खड़ाऊ उठाकर बाहर फेंक दूंगा। कौन कह रहा है? सामनाथ। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों को सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। क्या क्या पहनने के लिए बोले थे और ये भी पूछा गया कथन है। सफ़ेद कमीज सफ़ेद सलवार। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपने स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। आगे माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे, पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़िया उड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। ये वाला भी कथन पूछा गया है, सामनाथ का है। आगे है, माँ कहती है, चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह क्या वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दी माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका है तो कुछ बनकर ही आया हूँ, नीरा लठूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना।
मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। कौन कह रहा है? सामनाथ की माँ। कथन पूछा जा सकता है ये वाला। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। आगे है, 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते हुए, माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी हैं। तो सामनाथ के चीफ कहाँ के थे? अमरीकी थे। ठीक है। ना मालूम, ये भी पूछा गया कथन है। सॉरी, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब वह पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उन्हें उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, क्या पहनी थी साहब की स्त्री? काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रियां भी आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। आगे चलते। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर भी दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झर्रे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे। करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देशी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और सिसकियां हुई और खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वही खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने सिर में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था तथा दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाए। सामनाथ इस पर खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ
हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ। आगे पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीप माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आगे कुछ माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसते चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ती जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कि कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। माँ, वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। आगे साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लर्जती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। तो ये भी आया है कि कौन सा गीत गाई थी, विवाह गीत। कौन सा गाना, ये भी पूछा गया। ठीक है, हरियाणी माए हरियाणी भैड़े, हरिया ते भागी भरिया है। ठीक है, तो एक कथा दे के पूछ लेगा गीत किस कहानी से है, तो ध्यान रखिएगा। चीफ की दावत और विवाह गीत है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूम उठे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट ना चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है और औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां। ठीक है, तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। क्या बनाती हैं, गुड़िया और फुलकारियां। फुलकारी क्या? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तांगे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है और इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा। बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देख कर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए।
जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते जैसे वर्षों का बात तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आगे आधी रात का वक्त था। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी थी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तंभता सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब मुझसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। मैं कब से कह रही हूँ। कहाँ भेजने के लिए? हरिद्वार? ये भी पूछा गया। कौन कह रहा था? सामनाथ की माँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी फिर तनाव में बल पड़ने लगी। उनकी बाहें माँ के शरीर में पर से हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते हुए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगी के बाकी हैं भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारियाँ कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो मैं फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगा। आगे माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसी बनती है। जो साहब खुश होंगे तो मुझे इससे बड़ी नौकरी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहानी को लाइन टू लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम देखने वाले हैं दृष्टि की बुक में जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको तो हम देख चुके थे। इनका पहला कहानी संग्रह भाग्य रेखा। अब देखते हैं प्रतिपाद क्या है कहानी में। मध्यम वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। कहानी का नायक कौन है? सामनाथ, जिसके चीफ उसके घर डिनर पर आने वाले हैं। इस दौरान अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता देख उसकी खुशामद करने लगता है।
यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। बूढ़ी काकी कहानी है ना प्रेमचंद की, उस कहानी की तरह यह भी एक दावत है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं बल्कि अप्रस्तुत योग्य होने की है। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है, किंतु जैसे ही उसे पता चला कि उसकी फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है तो वह अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे या बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा है। यही इस कहानी का सार तत्व है। ठीक है। मुख्य पात्र हैं इसके शामनाथ। मुख्य पात्र शामनाथ मध्यवर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति जिसकी जीवन शैली में दिखावा बहुत है। पदोन्नति पाने के लिए चीफ को प्रसन्न करना चाहता है। बूढ़ी माँ को फालतू वस्तु समझता है और उसी से अपनी स्वार्थ सिद्धि भी करता है। और अगला पात्र है बूढ़ी माँ। सामनाथ की निरक्षर विधवा माँ जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय है, पुरानी पीढ़ी का प्रतीक और अपने ही घर में दोयम दर्जे की चीज। अगला है खड़ाऊ पहनती है और बीमारी की वजह से खर्राटे लेती है, जिससे आधुनिक पीढ़ी के सामनाथ को चिढ़ है। चीफ से मिलने पर सकुचाती हैं ताकि उसका बेटा बुरा ना माने। बेटे की तरक्की के लिए कमजोर आंखें होने के बावजूद खुशी खुशी फुलकारी बनने को तैयार हो जाती हैं बनाने के लिए। फुलकारी पंजाब के गांव की दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। ये भी पूछा गया पंजाब के गांव का है। आगे है चीफ सामनाथ के बॉस जिसकी वह खुशामद करता है। संत परंतु सहज सामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार से मिलता है। बकौल चीफ उसे गांव के लोग बहुत पसंद है। सामनाथ की माँ से गीत सुनने की इच्छा प्रकट करता है। गौड़ पात्र सामनाथ की पत्नी। इनमें भी दिखावटीपन का बोध है। पति की तरक्की के लिए खुशामदी में शामिल। चीफ की पत्नी अन्य देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र थी। अब यहाँ पर विशेष है बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती हैं, परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह कहता है करती है। देशी स्त्रियां उन पर खूब हंसती हैं। अगला कथन है आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा होती है वह कहानी के केंद्र में है। आधुनिक दिखने की चाह में मध्यम वर्गीय व्यक्ति प्रदर्शन प्रिय हो गया है। चीफ की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को भी प्रदर्शित करती है। तो ये भी पूछा गया चीफ की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को भी प्रदर्शित करती है। अगला है माँ का विशाल हृदय स्पर्शी ममत्व भी कहानी में स्पष्ट है। प्रमुख उदाहरण घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हुई। माँ का क्या होगा। आगे चलते हैं। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। सामनाथ का कथन है। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। सामनाथ का कथन है। आगे चलते हैं। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गए और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेजी को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी हैं। आगे सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया। अब क्या यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगी के बाकी हैं भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। ठीक है। अगला कथन है तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा।
से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया था। ये सामनाथ का कथन है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लेना, बनी बनाई ले लेना। सामनाथ की माँ का कथन है। माँ तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उसकी झुर्रियां भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी थी। और मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी, बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया संपूर्ण कहानी को। उम्मीद है आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है चीफ की दावत से। ठीक है, और चीफ की दावत बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी से अक्सर 1-2 क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे।